श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देने वाले आफताब की ये सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपने ये तो सुना ही होगा कि हाल ही में आफताब नाम के एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा की जान लेने के बाद उसके 35 टुकड़े करके उन टुकड़ों को पहले तो फ्रिज में रखा, फिर उन टुकड़ों को कुछ हफ्तों के अंदर ठिकाने लगाने के उद्देश्य से दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वारदात को आफताब ने अंजाम कैसे दिया और श्रद्धा और आफताब की मुलाकात कैसे हुई? वो दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला सवाल, आफताब कैसे श्रद्धा की हत्या करने के 6 महीने तक पुलिस से बचा रहा और खुले आम घूमता रहा? इस दौरान आफताब ने क्या कुछ किया और आखिर में उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक की पुलिस जांच में क्या कुछ मिला? ये सभी बातें हम आपको बताएंगे और इस केस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी आप जानेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुने। सबसे पहले इस कहानी के 2 मुख्य किरदारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो इस कहानी के विलन आफताब का पूरा नाम आफताब अमीन पूनावाला है। उसकी उम्र 28 साल है। आफताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था और इस हत्या को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक आफताब मुंबई में ही रहता था और मुंबई में ही आफताब ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। आफताब ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की ट्रेनिंग हासिल की हुई थी। सोशल मीडिया में आफताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की है और इंस्टाग्राम में हगरी छोकरो नाम का फूड पेज भी चलाता था, जिसके अभी करीब 30,000 फॉलोअर्स है। और आफताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर में भी काम किया है। वहीं दूसरी तरफ कहानी की पीड़िता श्रद्धा, जिनका पूरा नाम श्रद्धा वालकर था। श्रद्धा की उम्र करीब 26 साल थी। श्रद्धा का परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर पास के बाजार में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। माँ का नाम सुमन था। वहीं उसका छोटा भाई 23 साल का है। श्रद्धा के पिता अपने परिवार से अलग रहते थे क्योंकि उनकी परिवार से बनती नहीं थी और श्रद्धा की माँ अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। इसी वजह से श्रद्धा की अपने पिता से कभी कभी ही बात होती थी। श्रद्धा के सपने बहुत बड़े थे और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए श्रद्धा 2018 में पालघर से मुंबई शिफ्ट हो गई थी और कुछ दिन मलाड में अपने एक दोस्त के घर रही और नौकरी की तलाश में लग गई। श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री हासिल कर रखी थी। कुछ कोशिशों के बाद श्रद्धा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है। जॉब करते करते श्रद्धा एक डेटिंग ऐप के जरिए आफताब अमीन पूनावाला से मिलती है और बातचीत के दौरान जब पता चलता है कि आफताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और पार्ट टाइम में वो फूड ब्लॉगिंग भी करता है। शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों दोस्त बन जाते हैं और जल्द ही मिलने का प्लान करते हैं। श्रद्धा और आफताब की 1-2 मुलाकात के बाद ही दोनों लिव इन में रहने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद नायगांव में ही एक फ्लैट किराए पर लेके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उन दोनों की दोस्ती मई महीने के आसपास हुई थी और 2019 के अक्टूबर महीने में ही वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। कुछ दिन उस फ्लैट में रहने के बाद वो दोनों वसई शिफ्ट होके रहने लगते हैं। कुछ महीने साथ रहने के बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि अब हम शादी कर लेंगे। इसी फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं आफताब के साथ रहती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं। श्रद्धा की ये बात सुन के उसकी माँ उसे लाख समझाती है कि उसका धर्म अलग है और हमारे धर्म में ये सब अलाउड नहीं किया जाता। ये बातें धीरे धीरे बहसबाजी में बदल जाती है और श्रद्धा अपनी माँ को कहती है कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं आफताब से ही शादी करूंगी।
इतना कह के वो वापस आफताब के पास चली जाती है। श्रद्धा को इस तरह घर से जाके कुछ ही महीने हुए थे कि जनवरी 2020 में श्रद्धा की मां को दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनके श्रद्धा अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने वापस घर चली जाती है और इस बार कुछ समय के लिए अपने घर पर ही रहती है। लेकिन एक बार फिर वापस आफताब के साथ रहने चली जाती है। अब तक तो दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा ने आफताब से शादी करने को बोला तो आफताब शादी की बात सुनकर श्रद्धा को टालने लगता है और इसी बहसबाजी में आफताब ने श्रद्धा के ऊपर हाथ भी उठाया और उसे धमकी भी दी। गुस्से में आई श्रद्धा ने ये बात अपनी दोस्त को बताई और बोला, अब मैं आफताब की पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ और अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। फिर आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और ऐसा फिर कभी नहीं होगा इसकी कस्में खाता है। आपको बता दे, यह घटना हाल ही में श्रद्धा की दोस्त ने पुलिस को बताई है। श्रद्धा आफताब को माफ कर देती है और फिर वापस आफताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। श्रद्धा के दोस्त के बयान के अनुसार इस घटना को कुछ ही समय बीता था कि जुलाई 2021 में एक बार फिर आफताब श्रद्धा को बुरी तरह मारता है और श्रद्धा फिर से अपने दोस्त को ये सारा कुछ बताती है और फिर वापस आफताब को छोड़ने की बात करती है। लेकिन एक बार फिर आफताब जैसे तैसे करके श्रद्धा को मना लेता है और वो दोनों लिव इन में रहना जारी करते हैं। समय निकलता है और उसी बीच 2022 लग जाता है। मूड फ्रेश करने के लिए वो दोनों फरवरी 2022 में हिमाचल चले जाते हैं और हिमाचल से लौटकर वापस अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच एक बार फिर श्रद्धा आफताब से शादी करने के लिए कहती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और घर वालों को सब बताता है कि वो श्रद्धा के साथ पिछले करीब 3 साल से रह रहा है और उसी से शादी करना चाहता है। आफताब के घर वाले भी अलग धर्म की दुहाई देते हुए इस रिश्ते को ठुकरा देते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। जब आफताब श्रद्धा के पास वापस आता है तो वो श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में रहे तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहीं हम जॉब भी कर लेंगे और वहीं हम नई जिंदगी की शुरुआत भी कर लेंगे। 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली पहुंच जाते हैं और पहली रात एक होटल में रहते हैं। उसके बाद वो दोनों कुछ दिन अपने एक दोस्त के फ्लैट में रहते हैं और फिर दिल्ली के छतरपुर इलाके में फ्लैट किराए पर लेते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। आपको ये भी बता दे कि श्रद्धा की मां की मौत के बाद जब श्रद्धा वापस आती है तो उसके पिता से अभी तक केवल 2 बार ही बात होती है। उसके बाद श्रद्धा की उसके पिता से फिर कभी बात नहीं होती। भले ही श्रद्धा की उसके भाई और पिता से बात नहीं होती थी, लेकिन श्रद्धा के कुछ ऐसे दोस्त थे जो उसके पिता और भाई को श्रद्धा का हाल चाल देते रहते थे और श्रद्धा के इंस्टाग्राम पोस्ट से उसका भाई अनुमान लगा लेता था कि श्रद्धा कहां पर है और कैसी है। समय बीता और जून 2022 को एक दिन श्रद्धा के दोस्त का उसके भाई को कॉल आता है। वो बताता है कि कुछ महीनों से श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर उसका कोई और नंबर हो तो मुझे दे दो। ये बात सुन के श्रद्धा का भाई गौर करता है कि पिछले 2 महीनों से श्रद्धा के इंस्टाग्राम में भी कोई नया पोस्ट नहीं आया था। फिर उसका भाई चिंता में आके अपने पिता को ये सब बताता है। वे दोनों आफताब से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। फिर उनको श्रद्धा के एक दोस्त से मालूम चलता है कि उसकी श्रद्धा से इंस्टाग्राम में बातचीत होती रहती है, लेकिन कॉल पर काफी समय से नहीं हुई।
वैसे तो श्रद्धा के पिता से उसकी 3 महीनों से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ये खबर सुन के पिता भी बेटी की चिंता करने लगते हैं और अपनी तरफ से जांच करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ महीनों के बाद थक हार कर 6 अक्टूबर 2022 को श्रद्धा के पिता वसई पुलिस थाना जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को ये मामला वसई पुलिस थाने से मानिकपुर पुलिस थाने में ट्रांसफर होता है। पुलिस जांच में मालूम चलता है कि कुछ समय पहले तक श्रद्धा एक आफताब नाम के लड़के के साथ रहती थी। पुलिस जैसे तैसे करके आफताब का नंबर पता लगाकर आफताब से फोन पर ही पूछताछ करती है और आफताब उनको बताता है कि 22 मई 2022 को मेरा और श्रद्धा के बीच झगड़ा हो जाता है और मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना कह के वो घर छोड़कर चली जाती है। आफताब बताता है कि उस दिन के बाद मैंने श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं किया और अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। पुलिस को आफताब की इन बातों पर कुछ हद तक यकीन हो जाता है, लेकिन जांच में कुछ मालूम नहीं चलने पर शक वापस आफताब के ऊपर ही आता है। तो एक बार फिर 3 नवंबर 2022 को आफताब को दिल्ली से मुंबई थाने में पेश होने को कहा जाता है और वापस से पूछताछ शुरू कर दी गई। इस बार आफताब का लिखित में स्टेटमेंट लिया गया और आफताब ने एक बार फिर वही बयान दिया कि मेरी और श्रद्धा की 22 मई 2022 में ही लड़ाई हो गई थी और अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसके बाद आफताब को एक बार फिर छोड़ दिया जाता है और आफताब मुंबई से दिल्ली वापस चला जाता है। इसी बीच आफताब के लिखित बयान में पुलिस को कुछ कमियां नजर आती है और उनका शक वापस से आफताब पर ही जाता है। दोस्तों, अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। 8 नवंबर 2022 को आफताब को वापस से पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया जाता है, लेकिन इस बार आफताब अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। हुआ ये कि आफताब ने शुरुआती पूछताछ में बताया था कि 22 मई 2022 को ही श्रद्धा से आपसी नोक झोंक होने के कारण श्रद्धा अपना मोबाइल और सामान लेके वहां से चली गई थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि 26 मई 2022 को एक बैंकिंग ऐप के जरिए श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और वो ट्रांजैक्शन छतरपुर के उस फ्लैट की लोकेशन से ट्रेस हुआ जहां श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। यहाँ तक कि 31 मई 2022 को ही श्रद्धा की एक दोस्त से चैट भी की गई थी। अब पुलिस आफताब से पूछती है कि जब 22 मई को ही श्रद्धा वहां से चली गई थी, तो फिर 26 मई और 31 मई को ये ट्रांजैक्शन और चैट उसी लोकेशन से कैसे हुई? इसका जवाब आफताब ठीक से नहीं दे पाता और फिर सख्ती से पूछताछ जारी कर दी जाती है। फिर आफताब को सच उगलना ही पड़ता है। अब जो जानकारी आफताब देता है उसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 18 मई 2022 को घर के खर्चे और शादी को लेके दोनों में बहस शुरू हो जाती है। ये बहस धीरे धीरे हाथापाई में बदल जाती है और आफताब श्रद्धा को जोर से नीचे धक्का दे देता है और फिर उसके सीने में चढ़कर उसका गला दबाता है और तब तक गला दबाता है जब तक उसकी सांस नहीं रुक जाती। उसके बाद आफताब वहीं कुछ देर बैठकर लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते रात होने लगती है और पहले आफताब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और शराब भी लेके आता है और फिर खाना और शराब श्रद्धा की लाश के पास ही बैठ के खाता है और वहीं सो भी जाता है। अगली सुबह उठ के पहले तो आफताब श्रद्धा की लाश को बाथरूम में बंद कर देता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने के तरीके जानने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना शुरू कर देता है। इंटरनेट में खोजबीन करने के बाद आफताब तैयार होके बिल्कुल सीधा साधा बनके घर के बाहर आता है
और सबसे पहले एक दुकान से 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है। और जब तक फ्रिज डिलीवर होता है तब तक वो एक और दुकान से आरी खरीदता है और फिर से एक दुकान जाके गार्बेज बैग्स खरीदता है और एक और दुकान से भारी मात्रा में डिओड्रेंट, अगरबत्ती और फ्लोर क्लीनर खरीद के लाता है। कुछ समय बाद जब फ्रिज डिलीवर हो जाता है तो आफताब फ्रिज को कमरे के बाहर ही रखवाता है और मिस्त्री को पैसे देके वापस भेज देता है और खुद ही उस फ्रिज को इंस्टॉल करता है। पहले वो फ्रिज में पानी की बोतल रख के कंफर्म करता है कि फ्रिज सही तरह से काम कर भी रहा है या नहीं। जब पानी ठंडा हो जाता है उसके बाद वो उस खतरनाक काम को अंजाम देता है जिसे सुन के आज पूरी दुनिया हिल चुकी है। सबसे पहले आफताब आरी लेके बाथरूम जाता है जहां उसने श्रद्धा की लाश को छुपाया हुआ था। फिर वो बाथरूम के सारे नल और शावर को चला देता है। आफताब इतना शातिर दिमाग का था कि उसने इंटरनेट में मानव शरीर का कौन सा अंग पहले खराब होता है ये सब समझ लिया था और सबसे पहले वो श्रद्धा के पेट को काटकर उसकी आंतों को निकालता है और उसके बाद श्रद्धा के पेट से बाकी के अंगों को भी निकालता है और पॉलिथीन में पैक करके फ्रिज में रख देता है। आफताब इतना बेरहम दिल का था कि ये करते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। लाश को काटते काटते वो थक जाता है और उसे फिर भूख लगने लगती है तो वो एक बार फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और बाजार से खुद ही जाके फल, सिगरेट और बियर लेके आता है। खाना खाके वो बचे हुए खाने को उसी फ्रिज में रखता है जिसमें उसने श्रद्धा के टुकड़े करके रखे हुए थे। क्योंकि मई की गर्मी थी तो लाश से जैसे ही बदबू आना शुरू होती है तो बदबू हटाने के लिए वो रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती जला देता है। लाश के काफी टुकड़े कर देने के बाद भी एक हिस्सा बाकी रह जाता है तो आफताब फ्रिज के नीचे के हिस्से के सारे पैनल्स को निकाल देता है और वहीं पर लाश का बड़ा हिस्सा रख देता है। लाश को फ्रिज में छुपा देने के बाद वो फ्रिज के डोर की काफी अच्छे से सफाई करता है ताकि कोई भी सुराख ना रह जाए और घर के फर्श को साफ करने के लिए वो सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता है ताकि खून का कोई भी अंश ना रह जाए। ये सब करने के बाद अब आफताब अंधेरा होने का इंतजार करता है और रात के 2 बजे आफताब उस थैली को बैग में रखकर लेके जाता है जिसमें श्रद्धा का लिवर और अतरिया थी और छतरपुर के जंगलों में दूर से फेंक आता है। रास्ते में उसका किसी भी पुलिस से सामना नहीं होता तो वो इसे एक सुरक्षित तरीका मानता है और अगले 18 दिनों तक वो लाश के सभी टुकड़ों को ऐसे ही ठिकाने लगाता रहता है। आफताब इतना सनकी था कि श्रद्धा को मारने के बाद वो श्रद्धा की फोटो अपने मोबाइल में देखता रहता था और श्रद्धा के चेहरे में मेकअप भी लगाता रहता। आखिर में जब वो श्रद्धा की खोपड़ी को फेंकने गया तब उसने श्रद्धा के चेहरे को पूरी तरह से जला दिया था ताकि अगर किसी को उसकी खोपड़ी मिल जाए तो उसकी कभी पहचान ही ना हो सके। आफताब ने बयान में ये भी बताया था कि श्रद्धा को मारने के बाद वो ही उसका इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा था और वो उसके दोस्तों से चैट करता था ताकि किसी को भी शक ना हो सके। इस तरह करीब 5 महीनों तक आफताब बचा रहा, लेकिन उसकी यही चालाकी बाद में उस पर भारी भी पड़ी क्योंकि पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करते हुए ये पता लगा लिया था कि श्रद्धा का मोबाइल आफताब की लोकेशन पर ही एक्टिवेट हो रहा था, जबकि उसने बताया था कि श्रद्धा 22 मई को ही मोबाइल लेकर जा चुकी थी। वैसे लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज करता है, लेकिन जब वो मुंबई जाता है तो सबूत मिटाने के लिए वो उसका मोबाइल फेंक देता है। इसके अलावा 20 मई को ही उसने एक कचरे वाली गाड़ी में श्रद्धा के उन कपड़ों को फेंक दिया था जो श्रद्धा ने मर्डर के वक्त पहने हुए थे। इसके अलावा जिस आरी का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा को काटने के लिए किया था उसे भी आफताब में नाले में फेंक दिया था।
पुलिस आफताब के पुराने मोबाइल से भी कुछ सबूत इकट्ठा कर सकती थी, इसलिए आफताब ने पहले ही उस पुराने मोबाइल को बेच दिया था। हालांकि पुलिस उस पुराने मोबाइल को और श्रद्धा के मोबाइल को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जान के आपको हैरत होगी। एक तरफ फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़े रखे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ आफताब ने वापस से उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक और लड़की से दोस्ती कर ली थी और अपनी दोस्त को कई बार अपने फ्लैट में भी बुलाया था। आफताब के बयान के अनुसार जब भी उसकी दोस्त उसके फ्लैट में आती थी तब आफताब श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छुपा देता था। इतना ही नहीं, 17 मई 2022 से आफताब की गिरफ्तारी तक आफताब ने करीब 20 लड़कियों को उसी डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसा लिया था और उनमें से कुछ लड़कियां उसके फ्लैट में कई बार मिलने आई थी। अब पुलिस उन लड़कियों से भी पूछताछ करने जा रही है ताकि ये मालूम चल सके कहीं श्रद्धा की हत्या किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं की गई थी। एक सवाल ये भी उठता है कि आफताब को इतनी मौज मस्ती करने के लिए पैसे कहां से आ रहे थे। तो आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या के कुछ ही हफ्तों के बाद आफताब ने नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली थी और उसे महीने की 52,000 सैलरी मिल रही थी। चलिए अब बात करते हैं कि पुलिस जांच कहां तक पहुंची है। आफताब के खुलासे के बाद पुलिस ने आफताब को एक स्थानीय अदालत में पेश किया और वहां से 5 दिन की रिमांड ले ली। अभी तक पुलिस को श्रद्धा के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। हालांकि आफताब ने जहां श्रद्धा के टुकड़े फेंकने का दावा किया था वहां पुलिस आफताब को लेके भी गई थी और करीब 3 से 4 दिन खोजबीन करने के बाद पुलिस ने करीब 13 हड्डियां प्राप्त की और उन्हें फोरेंसिक में जांच के लिए भेज दिया। अब पुलिस को पहले ये पता लगाना है कि वो हड्डियां इंसान की है या नहीं। जैसे ही ये साबित हो जाएगा कि हड्डियां इंसान की है, उसके बाद उन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसके लिए श्रद्धा के पिता का भी सैंपल लिया जाएगा। अगर डिजिटल एविडेंस को अलग कर दिया जाए तो पुलिस के पास अभी तक कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं है। सिर्फ है तो वो फ्रिज है जिसमें आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े रखे थे। लेकिन आफताब इतना शातिर दिमाग का था कि उसने सारे सुराख एसिड से पहले ही मिटा दिए थे। चलिए बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस कोई न कोई ठोस सबूत ले आएगी और आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि आफताब को ऐसी सजा मिले कि इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों की भी रूह कांप जाए। दोस्तों, आपके हिसाब से आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो की कहानी सब जान सके और अनहोनी होने से पहले खुद को और अपनों को बचा सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।